नमस्ते बच्चों, मैं रमेश काला और थे देख रहा हो जीके विद काला। साथियों, कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का दूसरा लेसन था व्यापार से साम्राज्य तक। उसका हमने डिटेल से पहले पढ़ लिया, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लें। इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न उत्तर करवा देता हूं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और किताब के बीच में से आने वाले प्रश्न सभी मैं आपको करवा देता हूं, जिससे आपकी परीक्षा में आपको कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पहला हमारा प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, इसमें हम मेल करने वाले क्वेश्चन हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसका मिलान कर सकते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है दीवानी, इसके आगे लिखा हुआ है टीपू सुल्तान। दूसरा शेर है मैसूर, इसके आगे लिखा हुआ है भू राजस्व वसूलने का अधिकारी। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट है फौजदारी अदालत, जिसके आगे लिखा हुआ है सिपोही। और रानी चेन्नम्मा भारत का पहला गवर्नर जनरल, सिपाही, फौजदारी अदालत इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स कितूर में अंग्रेजों के विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया। तो यहाँ सिंपल सी चीज ये है कि आपको मिलान करना है। अब मिलान करने के लिए आप देख सकते हैं कि पहला है दीवानी, तो आप अपनी बुक में लिख सकते हैं, आप अपनी किताब में भी निशान लगा सकते हैं। तो दीवानी हो गया भू राजस्व वसूलने का अधिकारी, मतलब 2 नंबर पर आ जाएगा दीवानी का। उसके बाद में शेर ए मैसूर, ये किसे कहते हैं? ये टीपू सुल्तान को कहते हैं। ठीक है साथियों, ये किसे कहते हैं? ये टीपू सुल्तान को कहते हैं। शेर ए सुल्तान, शेर ए मैसूर, टीपू सुल्तान को कहा जाता है। समझ गए आप? उसके बाद में मैं बात करूं, तीसरा है फौजदारी अदालत। तो फौजदारी अदालत ये क्या होता है साथियों? ये फौजदारी अदालत ही होता है। यहाँ आपको इसमें मिलान कर देना है, फौजदारी अदालत। उसके बाद यहाँ दे रखा है कि रानी चेन्नम्मा। तो रानी चेन्नम्मा की मैं बात करूं साथियों, तो ये आपका हो जाएगा कितूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। ये लास्ट वाला रानी चेन्नम्मा को इसमें मिलान कर देना है। उसके बाद में सिपाही की मैं बात करूं साथियों, तो सिपाही आप देख सकते हैं, सिपाही को सिपोही कहा जाता था, ये हो जाएगा। उसके बाद में वारेन हेस्टिंग्स की बात करें हम, तो वारेन हेस्टिंग्स ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इसके आगे आप इसको मिलान कर दें। तो इस प्रकार से आपके ये मिलान वाले क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हम देखेंगे कि खालिस्तान वाले प्रश्न, सही गलत वाले प्रश्न और बड़े क्वेश्चन, तो उनको भी आप देखें साथियों। हम जाने इसको, देखो ये खालिस्तान वाले हमारे प्रश्न हैं। तो दूसरे पार्ट के हम क्वेश्चन देख रहे थे कि बंगाल पर अंग्रेजों की जीत की जंग शुरू हुई। तो बंगाल पर अंग्रेजों की जीत की जंग वो कब शुरू हुई? आपको पता है 1757 में। कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध होता है। 1764 में कौन सा होता है? बक्सर का युद्ध होता है। तो 1757 के प्लासी के युद्ध से इसकी शुरुआत होती है। तो पहले में हमारा आ जाएगा प्लासी का युद्ध। हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासक थे। ये पूछ रहा है कि हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो साथियों हमारा उत्तर हो जाएगा मैसूर का ये शासक थे ये लोग। लॉर्ड डलहौजी ने का सिद्धांत अपनाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति का सिद्धांत अपनाया। ये क्या होती है कि किसी के कोई पुरुष से उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसको गोद नहीं ले सकते थे, किसी के दूसरे के पुत्र को, दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकते थे। वो साम्राज्य उसके राजा के मृत्यु के बाद सीधा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था और कुशासन का आरोप लगाकर भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ये लॉर्ड डलहौजी की बेपगत की नीति थी, विलय की नीति थी। और अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर तो कुशासन का आरोप लगाकर अवध को मिला लिया था। विलय की नीति में हमने पहले पार्ट में देखा कि संबलपुर, सतारा, उदयपुर, झांसी काफी रियासतों को अपने साम्राज्य में मिलाया था। मराठा रियासत मुख्य रूप से भारत के बाग में स्थित है। तो मैं देखो साथियों, पहले पार्ट में हमने जिक्र किया था, अंग्रेजों ने शुरू किया बंगाल से, इस साइड से, फिर यहाँ पर हैदर अली और टीपू सुल्तान इनके साथ में युद्ध करते हैं, मैसूर वाला युद्ध। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मराठों के साथ में युद्ध किया जाता है। उसके बाद में पंजाब में युद्ध किया जाता है, जैसे सिख अंग्रेज युद्ध कहते हैं, और सिख आंग्ल सिख युद्ध, इसको आंग्ल मराठा युद्ध। और ये आप देख सकते हैं कि मैसूर आंग्ल युद्ध, और ये प्लासी और बक्सर का युद्ध यहाँ से करते हैं। तो ये साइड कौन सी हो गई? ये दक्षिणी पश्चिमी साइड हो गई। ठीक है, यहाँ हमसे साइड ही पूछी है, दक्षिणी पश्चिमी साइड। उसके बाद सही गलत वाले प्रश्न देखें, फिर बड़े क्वेश्चन देखें, फिर किताब के अंदर के क्वेश्चन देखें। वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है। आप प्रश्नों को देखें। सही गलत वाले प्रश्न है, मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत हो गया
सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है भाई। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य मजबूत नहीं हुआ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मुगल साम्राज्य है वो धीरे धीरे पतन की ओर चलता गया, मजबूत नहीं होता है। अंग्रेजी साम्राज्य यहाँ मजबूत दिखाई देता है। तो पहला गलत हो जाएगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। ये सही है गलत? ये भी गलत है। मैंने आपको बताया था इससे पहले तो पुर्तगाली आ गए थे, वास्को डी गामा आ गया था 1498 में। पुर्तगाली थे, डच थे, स्पेन थे, हॉलैंड के थे, इंग्लैंड के थे। तो ये कथन भी गलत है। एकमात्र ईस्ट इंडिया कंपनी के इंग्लैंड के लोग ही नहीं थे। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। ये बिल्कुल सही बात है, ये पंजाब के राजा थे। अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले क्षेत्र में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने तो शासकीय बदलाव काफ़ी किए हैं। अपने अकॉर्डिंग उन्होंने राजा को रखा, शासन प्रशासन अपने हिसाब से चलाए। तो ये गलत है। तो इसमें तीसरा एक सही है, बाकी सभी गलत है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन बच जाते हैं बड़े क्वेश्चन, उनको आप देखें। आपके टेस्ट के रूप में मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। बड़े बताने से पहले मैं आपको छोटे क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला हमारा प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मुगल भारत में अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो आपका उत्तर होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। मैंने यहाँ शक्तिशाली या निर्बल का नाम नहीं लिया क्योंकि मैंने पहले भाग में जिक्र किया था कि 1857 की क्रांति के समय वो शासक थे। उसके बाद में प्रथम भारत आने वाले पश्चिमी ताकत कौन सी थी? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का 1764 में लड़ा गया। प्लासी का कब लड़ा गया? 1757 में लड़ा गया। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है? तो 1799 में अंतिम जो अंग्ल मैसूर युद्ध था चौथा, उसमें मृत्यु हो जाती है। विलय की नीति का प्रतिपादन करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। उसके बाद मैं बात करूं कि कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में कंपनी ने किस रियासत को नियंत्रण में ले लिया था? किस रियासत की बात चल रही है? तो अवध को नियंत्रण में ले लिया था। महाराजा रणजीत सिंह कहाँ का शासक था? पंजाब का शासक था। पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस नदी के किनारे शुरू हुई थी? हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। शेर ए मैसूर के नाम से कौन जाना जाता था? टीपू सुल्तान जाना जाता था। फिर इस प्रकार से देखो, भारतीय कानूनों के संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करवाया? तो एन.बी. हालहेड ने करवाया था। कुछ क्वेश्चन हमारे बच जाते हैं, जैसे मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। उसके बाद यूरोप से भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, है ना। यूरोप में भारत में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। ये बात भी सही है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को अनेक रियायतें प्रदान की। ये गलत है, उन्होंने रियायतें प्रदान नहीं की। रियायतें प्रदान करते तो प्लासी का युद्ध नहीं होता। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई थी। सर्वोच्चता की नीति नहीं थी, वो विलय की नीति थी, है ना। सर्वोच्चता की नीति नेतृत्व में सर्वोच्चता या विलय की नीति शुरू की गई थी। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक औपनिवेशिक शक्ति के बढ़ते हुए व्यापारिक कंपनी बन गई थी। तो ये व्यापारिक कंपनी नहीं, ये साम्राज्य को स्थापित करने वाली बन गई थी। ये कथन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन था साथियों कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? यूरोपीय जो कंपनी थी वो भारत की ओर क्यों आ रही थी? तो यहाँ व्यापार की अपार संभावनाएं थी। यहाँ के बाजारों में, भारतीय जो बाजार थे, यहाँ पर सूती कपड़े, काली मिर्च, रेशमी कपड़े, इलायची, दालचीनी आदि की जबरदस्त वहाँ यूरोप में मांग थी। ये आसानी से उपलब्ध हो जाती थी भारत में और ऊंची कीमतों पर यूरोप में जाकर उनको बेच दिया जाता था। यही कारण था कि व्यापारिक संभावनाओं के कारण भारत की ओर वहाँ के लोग आकर्षित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद था? तो जब 1757 प्लासी का युद्ध होता है तो उससे पहले विवाद किस प्रकार से बढ़ता जाता है? तो एक तो अंग्रेजों की डिमांड काफ़ी बढ़ती गई, इसके कारण इसमें ये युद्ध का कारण बना, मतभेद का कारण बना। व्यापारिक छूट देने से सिराजुद्दौला ने मना कर दिया था।
उन्होंने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए नजराने भी मांगे थे और उन्होंने कंपनी को सिक्का डालने का अधिकार देने से भी मना कर दिया था। किलेबंदी का विस्तार पर भी रोक लगा दी थी और कंपनी थी उसने भी क्या किया कि नवाब के स्थानीय अधिकार और उनकी मांगों को कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे थे। नवाब के वो अवहेलना कर रहे थे, कंपनी का व्यापार को बढ़ा रहे थे, अत्यधिक चुंगी देना पड़ रहा था कंपनी को, उसको वो कम करवाना चाहते थे, बिल्कुल नए के बराबर देना चाहते थे। कंपनी को अपनी आबादी बढ़ाने और किलों के पुनर्निर्माण की भी अनुमति नहीं थी। यही कारण इनके विवाद का बना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा। तो दीवानी जब मिली साथियों तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में आपको पता है कि बक्सर के युद्ध के बाद में, और उन्होंने खुद को दीवानी खुद ही दीवान वो बन गए थे, खुद ही राजा बन गए थे। तो इसमें क्या होता है कि ये दीवानी मिलने पर ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी फायदा हुआ। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित हो गया। भारत में चीज़ों को खरीदने के लिए कंपनी को अब ब्रिटेन से सोना चांदी नहीं मंगवाना चाहता था, यहीं से वो काम निकाल लेते थे। बंगाल से प्राप्त राजस्व से कंपनी अब भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फौजों को संभाल कर भी वो रख सकती थी और कलकत्ता में किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत भी वो उठा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। तो टीपू सुल्तान बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। अंग्रेजों को वो अपना दुश्मन मानता था, फ्रांसीसियों को वो अपना मित्र मानता था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर या टीपू सुल्तान के अधीन था। 1785 में टीपू ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों पर चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात पर भी रोक लगाती थी। टीपू सुल्तान ने स्थानीय व्यापारियों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से मनाही कर दी थी, इससे उनको एक खतरा था। उसके बाद आप देखें कि सहायक संधि पर आपको व्याख्या करनी है। सहायक संधि का पहले पार्ट में हमने काफी जिक्र कर लिया था, वो आप जरूर देख लें। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं का शासन के किस तरह अलग था। यहाँ लूट खसोट ज्यादा थी। भारतीय राजाओं का शासन वो जनता के हित में था, कंपनी का हित में नहीं था। ये चीजें आपको लिखनी है, पहला पार्ट आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का आपको वर्णन करना है। तो इसमें देखो कंपनी की सेना के लिए भर्ती शुरू कर उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया गया। युद्ध की तकनीक बदलने के कारण सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की आवश्यकता कम होती गई, पैदल टुकड़ियां महत्वपूर्ण होती गई। सैनिकों को आधुनिक हथियारों के से उनको लैस किया गया। सैनिकों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास अथवा अनुशासन का सिखाया जाने लगा। कंपनी पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करती जा रही थी, लेकिन इस चक्कर में कई बार जाति और समुदाय भी भावनाओं को भी नजरअंदाज कर दिया जाता था। कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि बड़े क्वेश्चन तो आप पहला पार्ट देख लोगे ना, तब आपके कवर हो जाएंगे। छोटे सारे मैंने बता दिए, प्ले लिस्ट में जाकर आप और अध्ययन भी और सब्जेक्ट का भी आप कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।